हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं। प्रेसिडेंट की अगली क्लास लेकर तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। आज हम लोग बात करेंगे 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 इन सभी आर्टिकल्स को आज हम लोग कंक्लूड करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग श्वेताश, निधि। पर सभी बच्चे जुड़ जाएं, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो सृष्टि, विशाल, करण, प्रजापति, अजेंद्र, युवराज, दीपक, हेलो विष्णु, विशु, नलिन, अनु, ऋषिकेश, कृष्णा, पूजा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग आज का सेशन को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 55 और टॉपिक प्रेसिडेंट जो है ये टॉपिक हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे मूव करते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 की बात करें दोस्तों तो ये बात करता है किसकी? ये बात करता है टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल, और ये राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो टर्म जो होता है इनका वो कितना होता है? याद रखिएगा 5 साल होता है, 5 ईयर होता है। किस दिन से? जिस दिन पद की शपथ ली उस दिन से। जिस दिन पद की शपथ ली उस दिन से कितना होता है? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, तो याद रखिएगा बिफोर टर्म प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। बिफोर टर्म प्रेसिडेंट कैसे हट सकते हैं, यानी कार्यकाल से पहले। तो पहला, अगर उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। यानी मान लीजिए कि अगर प्रेसिडेंट की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। अगर राष्ट्रपति का डेथ हो गया तो क्या हम लोग कह सकते हैं प्रेसिडेंट को कि नहीं, आपका डेथ कैसे हो सकता है? आप कैसे पद से, मतलब आप राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कैसे मर सकते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं भाई। डेथ हुआ, कहानी खत्म, राष्ट्रपति का पद खाली। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका, अगर प्रेसिडेंट क्या करें? रिजाइन कर दें। रिजाइन यानी कि अगर अपना इस्तीफा दे दें। और तीसरा, अगर इनको ऊपर क्या लगाया जाए? इंपीचमेंट के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। इंपीचमेंट यानी कि महाभियोग के द्वारा इनको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है टर्म से पहले। यानी कि देखो, महाभियोग के द्वारा जिसका जिक्र किसमें है? महाभियोग के द्वारा जिसका जिक्र किसमें है आपको पता होना चाहिए, अंडर आर्टिकल 61 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि नॉर्मली टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज 5 ईयर, बट प्रेसिडेंट को उनके यानी 5 साल जो होता है किस दिन से होता है? जिस दिन उन्होंने उस पद की शपथ ली है उस दिन से कितना होता है? 5 साल होता है। लेकिन बिफोर टर्म अगर इनको हटाना है, बिफोर टर्म ये कैसे हट सकते हैं? एक तो डेथ के कारण, दूसरा रेजिग्नेशन के कारण, और तीसरा ड्यू टू, याद रखिएगा, इंपीचमेंट, महाभियोग के कारण। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, ये उल्लेख कहां पर है? ये उल्लेख है दोस्तों, याद रखिएगा, किसमें? आर्टिकल 61 के अंदर। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले। ठीक है ना? पहले आप इतना लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे, फिर हम लोग बात करेंगे इसके अगले मुद्दों की। यहां तक किसी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो। चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। चलिए अगला दोस्तों याद रखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट कि only two president who died in office
यानी कि दो राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई, हिंदी में लिख लीजिएगा, वनली दो राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई है। और ये दो राष्ट्रपति कौन से हैं? तो याद रखिएगा, पहले है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और दूसरे हैं कौन? तो याद रखिएगा फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। ये दो राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 में इनकी डेथ हो जाती है, और इनकी डेथ होने के बाद याद रखिएगा, इनकी डेथ होने के बाद जो फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट, उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, और उस समय वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वीवी गिरी। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। Yes, has there been an impeachment against any president in India? No, till now no president, किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर इंपीचमेंट ना तो लाया गया है ना किसी को हटाया गया है। बिल्कुल नहीं रिसिता जी। क्या होता है ग्राउंड? अभी हम जब आर्टिकल 61 डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। टिल नाउ होल्ड योर हॉर्सेस, अपने पैशंस को थोड़ा, पैशंस पर थोड़ा नियंत्रण रखिए, सब बात करेंगे वहां पर। अभी जो समझा रहे हैं पहले आप उसे समझो। अभी हमने इंपीचमेंट प्रोसेस डिस्कस नहीं किया है। Only two president who died in office, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद। 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ होती है, और उस समय जो वेवी गिरी होते हैं वो पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे, क्लियर है। और दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी भी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए होती है। इस चीज को याद रखना है आपने। इसके बाद याद रखना, रेजिग्नेशन की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट, सॉरी हाँ, प्रेसिडेंट gives her resignation, president gives her resignation to vice president, यानी कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। यानी देखिए प्रेसिडेंट क्या कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट से, देखो भाई हम लोग दोनों ना ऐसा करते हैं, हम तुम्हें अपना इस्तीफा देंगे और तुम हमें अपना इस्तीफा देना, यानी कि आई विल रिजाइन टू यू एंड यू विल रिजाइन टू मी, दोनों एक दूसरे को इस्तीफा देंगे, ठीक है। एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब होता है आप तब जब भी प्रेसिडेंट का पद खाली होता है ना, तो उस समय जो राष्ट्रपति का पद संभालते हैं, वो एक्चुअल में राष्ट्रपति है नहीं, लेकिन वो राष्ट्रपति का पद संभाल रहे हैं। जब राष्ट्रपति का पद खाली है तो कार्यवाहक है ना, तो वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। अभी हम बात करेंगे उसके ऊपर। प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट, और जैसे वाइस प्रेसिडेंट, याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट सबसे पहले इसका इंफॉर्मेशन, यानी इसकी सूचना किसे देंगे? एलएस स्पीकर को देते हैं, एलएस स्पीकर को देते हैं। यानी कि जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देंगे, किसे देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को, है ना। जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देंगे? जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे? सबसे पहले किसे इंफॉर्म करेंगे? सबसे पहले वो इंफॉर्म करेंगे लोकसभा स्पीकर कि प्रेसिडेंट साहब ने रिजाइन कर दिया है। लेकिन लोकसभा स्पीकर को ही क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? कोई बता सकता है कि लोकसभा स्पीकर को ही क्यों? उपराष्ट्रपति मतलब प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्यों नहीं? या किसी अन्य व्यक्ति को क्यों नहीं? क्यों सिर्फ लोकसभा स्पीकर को ही उनको इन्फॉर्म करना होता है? कोई इसका वजह बता सकता है तो आप बताइए। और दोस्तों कहता है अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली होता है, हमारे संविधान में आर्टिकल 62 अभी हम जब पढ़ेंगे वहां पर कहा गया अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली होगा, चाहे ड्यू टू डेथ, ड्यू टू रेजिग्नेशन और ड्यू टू इंपीचमेंट, तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेंगे? वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे, उपराष्ट्रपति संभालेंगे। एक बच्चे ने पूछा अगर सर दोनों ने एक ही बार रिजाइन कर दिया तो क्या होगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो राष्ट्रपति के पद को होल्ड करेंगे, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट के पद को कोई होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के पद का कोई काम नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली रहेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाते हैं। क्लियर है यहां तक?
लोकसभा उच्च सदन होता है, अस्थाई भी नहीं करण, लोकसभा निम्न सदन होता है और अस्थाई होता है, टेम्पररी होता है। ओके, लोकसभा उच्च सदन नहीं होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है और टेम्पररी हाउस होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है और अस्थाई भी होता है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा के थ्रू सारी लोकसभा को इन्फॉर्म किया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और कोई कार्य सत्तान का प्रमुख नहीं, ऐसा भी नहीं है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट, ये तो लिख लिया। एंड लिख लीजिएगा इसमें प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट इन्फॉर्म इट टू एलएस स्पीकर, फर्स्ट इन्फॉर्म अबाउट इट टू एलएस स्पीकर, है ना। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट इन्फॉर्म अबाउट इट टू एलएस स्पीकर। इसके पीछे कारण क्या है देखिए, ध्यान से अब मेरी बात को सुनिएगा। और यहां पर आप लोग एक पॉइंट और भी पहले लिख लीजिए, फिर हम इस कारण को समझते हैं। फर्स्ट, अनअपोज्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट अनअपोज्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। और नीलम संजीवा रेड्डी ही दोस्तों याद रखिएगा यंगेस्ट प्रेसिडेंट में है सबसे, नीलम संजीवा रेड्डी जो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट यानी सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले हैं, वो भी कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। सबसे के बाद सबसे अच्छा, सबसे पहले प्रेसिडेंट सबसे पहले इसकी सूचना एलएस स्पीकर को देते हैं, है ना, ठीक है। सबसे पहले इसकी सूचना एलएस स्पीकर को देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्यों देते हैं एलएस स्पीकर को, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल 79 है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे संविधान में आर्टिकल 79 है। आर्टिकल 79 क्या कहता है कि पार्लियामेंट का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होगा। संसद का गठन किससे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होगा। पहले निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति, यानी इनके खिलाफ कोई भी चुनाव में खड़ा नहीं हुआ था। पहले निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति, वो कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी है। इनके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था, ये अकेले चुनाव लड़ा था इन्होंने, इनके खिलाफ कोई कैंडिडेट ही नहीं था, है ना, ठीक है। अब हम लोग बात कर, देखिए बड़ा कंफ्यूजन है अमित इसको लेकर, है ना, कि कौन पहले हैं कौन पहले हैं। ये मतलब द्रौपदी मुर्मू जी हैं या नीलम संजीवा रेड्डी जी हैं, है ना। अभी तक तो जो भी मतलब एग्जाम में पूछा गया, है ना, तो वो नीलम संजीवा रेड्डी का ही उत्तर था। वर्तमान में बड़ा कंफ्यूजन है ना, कि कई सारे उसमें लिखा जाता है कि वो थी, मतलब नीलम संजीवा रेड्डी हैं, कई में है कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है ना। बड़ा कंफ्यूजन है इसको लेकर, ठीक है। क्योंकि शिवम उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट ड्यूटीज जो हैं वो नहीं है, लाइक राइट टू वोट जैसी ड्यूटी वो नहीं है उसमें। राइट टू मतलब जो फैमिली मतलब राइट टू वोट जैसी ड्यूटी, यानी कि मतदान, चुनाव में मतदान करना, वोट इन इलेक्शन जैसी ड्यूटी, वो नहीं है उसके अंदर शामिल। जैसे टैक्स पे करना, इस ड्यूटी को शामिल नहीं किया गया है उसमें। जैसे फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करना, ये ड्यूटी में नहीं है। हाँ, जो महत्वपूर्ण ड्यूटियां होनी चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर, उन ड्यूटी को वहां पर नहीं रखा गया है, ठीक है। क्लियर है अमित? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए मैंने बता रहा था आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 के तहत जो संसद का गठन होता है वो कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दिया, प्रेसिडेंट संसद का एक प्रमुख अंग है, विदाउट प्रेसिडेंट संसद काम कर सकती है नहीं। प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दिया तो प्रेसिडेंट को यह चीज पता है कि मैंने इस्तीफा दिया है, यानी कि संसद के एक अंग को पता है कि प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया। प्रेसिडेंट ने खुद इस्तीफा देना तो प्रेसिडेंट को पता है मैंने इस्तीफा दिया है। दूसरा, राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफा दिया तो ये वाइस प्रेसिडेंट को भी पता चल गया, राज्यसभा को भी पता चल गया कि वाइस प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया, मतलब प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया, ये राज्यसभा को भी पता चल गया है। क्योंकि प्रेसिडेंट किसे इस्तीफा दे रहा है? वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन है। अगर प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफा दिया यानी कि पूरे राज्यसभा को यह पता चल गया कि प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, यानी कि संसद का जो दूसरा अंग है राज्यसभा, उसे यह पता चल गया कि प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया। और तीसरा अंग कौन बचा संसद का? संसद का तीसरा अंग बचता है कौन? लोकसभा। तो जैसे वाइस प्रेसिडेंट को इसकी सूचना मिलेगी तो वाइस प्रेसिडेंट का यह काम होगा कि जो संसद का तीसरा अंग है, तीसरा अंग कौन है? वो है आपका कौन? तो याद रखिएगा वो है राज्यसभा, मतलब लोकसभा। तो लोकसभा के स्पीकर को इन्फॉर्म करे कि प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया है। संसद के तीनों ऑर्गन्स को पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है, इसलिए सबसे पहले किसको बताना होता है? एलएस स्पीकर को बताना होता है। क्लियर है पॉइंट? यह बात समझ में आ गई सबको? अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 ये बात करता है कि प्रेसिडेंट, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन कितनी भी बार राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए योग्य है, प्रेसिडेंट बनने के लिए योग्य है, एलिजिबल है यानी कि योग्य है। Any person is eligible for post of president for any number of time, for any number of time। जैसे देखिए अमेरिका है, यूएसए है। यूएसए की स्टोरी क्या है? यूएसए में कोई भी व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे बराक ओबामा थे, 2 ही बार राष्ट्रपति बन पाए, तीसरी बार नहीं बन पाए वो। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 ही बार क्या हो सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार, जितनी बार चाहे वो उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा कौन सा कहता है आर्टिकल? आर्टिकल 47। Any person is re-eligible for the post of president for any number of time। कितनी भी बार राष्ट्रपति का पद वो धारण कर सकता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग आर्टिकल 58, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति बनना है, इसके लिए आपका योग्यता क्या होना चाहिए? एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की योग्यता। सबसे पहले एज कितना होना चाहिए? एज शुड बी 35 ईयर, मतलब पहले क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या यहां पर भारत का नागरिक, जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है क्या? तो याद रखिएगा, बाय बर्थ भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है। बाय बर्थ भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है। बाय बर्थ इंडिया का सिटीजन होना आवश्यक नहीं। बाय बर्थ भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है। No necessity to be a citizen of India by birth. No necessity to be a citizen of India by birth. लेकिन अमेरिका में अगर राष्ट्रपति आपने बनना है, if you want to become president of USA, तो आपको वहां पर जन्म से आपको वहां का नागरिक होना पड़ेगा। जबकि भारत में आप अगर किसी भी तरह से भारत के नागरिक हैं, आपने बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय डिसेंट, है ना, बाय नेचुरलाइजेशन, कैसे भी आपने भारत की नागरिकता प्राप्त करी, बाय बर्थ भी भारत के नागरिक तो भी बन सकते हैं, नहीं भी बाय बर्थ तो भी बन सकते हैं। यानी कि यहां पर बाय बर्थ भारत के नागरिक होना, भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, एकमात्र 2 बार लगातार चुने गए राष्ट्रपति जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं। दूसरा दोस्तों, एज कितना होना चाहिए? एज शुड बी 35 ईयर, एज शुड बी 35 ईयर। और तीसरा याद रखिएगा,
नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, हिंदी में लिख लीजिएगा किसी लाभ के पद पर ना हो। और चौथा लिख लीजिएगा एलिजिबल टू बिकम, एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा, एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा को का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसका मतलब क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, अलग अलग है कि दिवालिया नहीं हो, पागल नहीं हो, ये नहीं हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, वो ये है कि आपका भारत के कॉन्स्टिट्यूएंसी के, भारत के अंदर किसी भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी लोकसभा क्षेत्र है, कोई भी लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर आपका नाम एज ए वोटर रजिस्टर होना चाहिए। मान लीजिए इफ आई वांट टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इफ आई वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर मुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो मेरे पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। दूसरा, मेरी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरा, मैं किसी लाभ के पद पर नहीं हूं। लाभ के पद का मतलब क्या है कि भारत सरकार के से किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा हो उसे, मतलब ऐसा किसी पद पर नहीं हो, ऐसा मतलब किसी पोस्ट पर नहीं हो जिससे कि भारत सरकार के मतलब उससे उसको कोई मतलब वो मिल रहा है या सरकारी खजाने से उसको कोई लाभ मिल रहा है। हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को आगे बात करेंगे पूरे डिटेल में, ठीक है। याद रखिएगा नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ, सॉरी प्रॉफिट, मैंने यहां पर प्रॉफिट होगा, मैंने प्रेसिडेंट लिख दिया गलती से। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई पद जैसे कि सरकारी खजाने से कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है। अगर अमेरिका में प्रेसिडेंट टेन्योर 4 ईयर का होता है तो वे वर डिराइव्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन अमेरिका, देन हमारे यहाँ 5 ईयर का टेन्योर क्यों है? क्योंकि हमने वहां से पद लिया है ना, हमने वहां से क्या लिया है? प्रेसिडेंट का पोस्ट लिया सिर्फ, ना कि प्रेसिडेंट का टेन्योर, ठीक है। हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है। हमने किसके प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट किया है? किसके? हमने मतलब हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और हमने कहां से पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया? फ्रॉम ब्रिटेन, ओके। और वहां पर हमारे प्रेसिडेंट की समानता किससे है? किससे मिलती जुलती है? और हमने प्रेसिडेंट के पोस्ट को नहीं लिया अमेरिका से। अगर आपके मन में यह कंफ्यूजन है शिवम जी, प्रेसिडेंट के पद को हमने अमेरिका से नहीं लिया है, हमने वाइस प्रेसिडेंट के पद को कहां से लिया? अमेरिका से। आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट की समानता किससे? ब्रिटिश के जो किंग या क्वीन है उससे। मैंने आपको बताया था भारत की आजादी के पहले जो वायसराय या गवर्नर जनरल होते थे, भारत की आजादी के बाद उनको ही क्या कह दिया गया? प्रेसिडेंट कह दिया गया। तो आपने कहां पढ़ लिया या मैंने कहां बताया है आपको कि मैंने प्रेसिडेंट का, हम लोगों ने जो प्रेसिडेंट का पद लिया है वो कहां से लिया है? अमेरिका से लिया? नो, हमने प्रेसिडेंट का पद अमेरिका से नहीं लिया, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। आफ्ताब, तुम पिछली क्लास में थे या नहीं थे? अगर पिछली क्लास में थे तो तुम्हारे मन में यह सवाल नहीं होना चाहिए। हाँ, एमएलए प्रॉफिट का पद है, तो क्या कहते हैं, अभी जब हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पढ़ेंगे अमन जी, वहां पर आपको बताएंगे कि किन किन पद को जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर रखा गया है। जैसे एमपी है, एमएलए है, उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर रखा गया है, ठीक है। मिनिस्टर है, उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर रखा गया है, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। कोई राष्ट्रपति बनने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है? कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, बिल्कुल ऐसा कोई जरूरी नहीं है आफ्ताब जी, है ना। प्रेसिडेंट जब जाता है ना तो उनके साथ पूरा कॉन्वे जाता है, उनके साथ प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी, कई सारे ऑफिसर्स जाते हैं। तो इस तरह से प्रेसिडेंट को विश्व की सारी भाषाएं आनी चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि अगर वो मान लीजिए कहीं अफ्रीकन उसमें जाते हैं तो उनको अफ्रीकन आना चाहिए, अगर कहीं फ्रांस जाएंगे तो फ्रेंच आना चाहिए, इसी तरह कहीं चाइना जाएंगे तो चाइनीज आना चाहिए,
उनके साथ क्या होता है, ऐसे लोग होते हैं जो कि उनके, वो अगर कुछ बोलते हैं तो उनके बात को ट्रांसलेट करते हैं वहां पर, है ना। ऐसा ये सब कुछ नहीं है। एलिजिबिलिटी में जो चीजें लिखी गई बस इतनी एलिजिबिलिटी है। और मैं ये बता रहा था कि लोकसभा, एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा, इसका मतलब क्या है कि आपको पूरे भारत में किसी भी लोकसभा क्षेत्र में आपका नाम जो है वो किसके रूप में होना चाहिए, एज ए रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। इस चीज को आप याद रखिए। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके बाद, साथ ही साथ आपका नाम जो है 50 आपका प्रस्तावक होना चाहिए, यानी प्रपोजल। ये क्या होता है अभी हम बात करेंगे। 50 अनुमोदक होना चाहिए, अनुमोदक यानी 50 सेकेंडर होना चाहिए, सेकेंडर होना चाहिए। और इसके बाद याद रखिएगा आपको 15,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। 15,000 रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट इन आरबीआई, यानी कि आरबीआई में आपको 50,000 रुपए क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। अब इसका मतलब क्या है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, जो राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज है, उसमें जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन कौन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना। ये जो निर्वाचित, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें से 50 सदस्यों के द्वारा आपका नाम प्रस्तावित होना चाहिए, आपके नाम का प्रस्ताव रखें। और उसी निर्वाचक मंडल के ये 50 नहीं, इसके अलावा बाकी अन्य 50 सदस्य आपके नाम का समर्थन करें, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी है। और उसके बाद आपको जब भी आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको 15,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। कहां पर, 15,000 रुपीज आरबीआई के अंदर। और अगर आपने कुल वोट का जितना वोट पड़ा, उस कुल वोट का अगर आप 1/6 प्राप्त नहीं करते हैं, कितना, 1/6, तो आपको ये राशि, ये जो अमाउंट है, ये 15,000 रुपीज जो है, ये आपको वापस नहीं मिलती है, जिसे बोलते हैं जमानत जब्त हो जाना। क्लियर। कितने लोग पार्ट लेते हैं, अरे भाई जितने राज्य के एमएलए हैं सभी राज्य के एमएलए पार्ट लेंगे, जितने एमपी हैं, इलेक्टेड एमपी हैं, वो इलेक्टेड एमपी पार्ट लेंगे। ठीक है। अगर आपको यह जानना है कि 2022 में कितने एमपी ने, कितने एमएलए ने पार्टिसिपेट किया, तो वो मैं लिखा देता हूं, वो लेकिन रेलिवेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। बाकी आपको लिखना है तो वो मैं अभी आगे लिखा दूं। ठीक है, कि कितने लोगों ने हिस्सा लिया था, अगर आपको ये नंबर जानना है तो। ठीक है, अभी मैं लिखा देता हूं आगे। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, इस बच्चे का थोड़ा डाउट है, इसको बता दें। 2022 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, 2022 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो 2022 का राष्ट्रपति चुनाव था, सबसे पहले तो याद रखिएगा रिटर्निंग ऑफिसर कौन थे, रिटर्निंग ऑफिसर, उनका नाम था पीसी मोदी। पीसी मोदी ये कौन है, राज्यसभा के महासचिव हैं, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं। 2022 का जो चुनाव हुआ था उसका मैं बता रहा हूं, जब द्रौपदी मुर्मू जी चुनकर आई थी। टोटल एमएलए कितने पार्टिसिपेट किया था, टोटल कितने एमएलए ने पार्टिसिपेट किया था, तो याद रखिएगा 4033 एमएलए ने पार्टिसिपेट किया था। और टोटल कितने एमपी ने पार्टिसिपेट किया था, टोटल कितने एमपी ने पार्टिसिपेट किया था, 776। और तो टोटल कितने इलेक्टर हो गए, टोटल इलेक्टर कितने हो गए, टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जोड़ दो, 4809 आएगा, है ना। और एक एमपी का जो वोट वैल्यू था, एक एमपी का वोट वैल्यू कितना था इस चुनाव में, एक एमपी का जो वोट वैल्यू था, एक एमपी का वोट वैल्यू कितना था इस चुनाव में, एक एमपी का वोट वैल्यू था 700, है ना। एमपी का जो 2022 का जो चुनाव हुआ था। हो गया डाउट तुम्हारा?
क्लियर? ये कौन किस बच्चे का सवाल था? आफ्ताब। अब यहां पर नोट में आप लिख लीजिएगा, इसके बाद यहां पर जो आपका 15,000 रुपए जो डिपॉजिट होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को टोटल वोट का, टोटल जो वैलिड वोट होते हैं, अगर उसका 1/6 नहीं मिलता है, हाँ 50% वोट वैल्यू की जरूरत होती है, 50% वोट वैल्यू की, जितना टोटल वोट हुआ उसका जो वोट वैल्यू है उसका 50% चाहिए होता है शिवम, वोट वैल्यू का 50%। ठीक है, क्लियर? आगे चला हम लोग। अब देखिए आगे की बात करते हैं, तो याद रखिएगा, अगर इफ एनी पर्सन डिडंट गेट 1/6 of total valid votes, 1/6 of total valid votes, then his or her security deposit, his her security deposit is not returned। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, हिंदी में लिख लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं करता है, कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं करता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो उसकी जमानत राशि वापस नहीं की जाती है, तो उसे बोलते हैं जमानत जब्त हो जाना, है ना, जमानत जब्त हो जाना। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 59, देन आर्टिकल 60, देन आर्टिकल 61। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। अगर कोई व्यक्ति कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं करता है, तो उसकी जमानत राशि वापस नहीं दी जाती है, उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। कई लोगों की हुई है ना, कई लोगों की, विनोद जी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगला है आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 टॉक्स अबाउट कंडीशन फॉर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कंडीशन फॉर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें, राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें, राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें। यानी कि अगर आप प्रेसिडेंट के पोस्ट को होल्ड करते हैं, तो प्रेसिडेंट के पोस्ट को होल्ड करने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या स्थिति होनी चाहिए? पहला, किसी भी प्रेसिडेंट को एमपी, एमएलए या एमएलसी नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एमपी है, एमएलए है, एमएलसी है, तो वो नहीं होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का, किसी का भी। मतलब कि सिंपल कि कोई भी व्यक्ति ना तो लोकसभा का, ना ही राज्यसभा का, ना ही विधानसभा का, ना विधान परिषद का, किसी का भी सदस्य नहीं हो सकता है। अगर वो राष्ट्रपति का पद होल्ड कर रहा है, तो पहले वो क्या करेगा, उसे रिजाइन करेगा, तब जाकर क्या करेगा, तब जाकर वो उसे ज्वाइन करेगा। ठीक है, किसी ने नहीं मानू, ठीक, किसी ने भी रिजाइन नहीं किया अभी तक। ठीक है बानू जी, चलिए हम लोग जब बात करते हैं, इसके बाद प्रेसिडेंट को किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट को किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी प्रेसिडेंट को किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट,
प्रेसिडेंट शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तीसरा, प्रेसिडेंट को रहने के लिए, प्रेसिडेंट को रहने के लिए एक प्रेसिडेंट हाउस दिया जाएगा, एक प्रेसिडेंट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन दिया जाएगा, वो भी बिना रेंट के, विदाउट एनी रेंट, फॉर रेसिडेंट, फॉर रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स, फॉर रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हाउस शुड बी प्रोवाइडेड, प्रेसिडेंट हाउस शुड बी प्रोवाइडेड, है ना, ठीक है। संदीप गवर्नर थे तो राष्ट्रपति का पद जब उन्होंने होल्ड किया ना, उसके पहले उन्होंने गवर्नर के पद से इस्तीफा दिया। वो साइमल्टेनियसली बिहार के गवर्नर और राष्ट्रपति नहीं थे, पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, तब जाकर उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति का पद ज्वाइन किया। आया समझ में? चलिए इसके बाद की बात करते हैं, पहले आप इतना लिखे फिर इसके आगे मूव करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। क्या क्वेश्चन है कमल? बिल्कुल रह सकती है ना। फैमिली को क्या कहेंगे कि नहीं आप नहीं रह सकते। यार तुम लोगों का क्वेश्चन ना बड़ा वो रहता है, मतलब बचकाना, कहता है ना, बचकाना क्वेश्चन रहता है आप लोगों का। प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी स्टेट का गवर्नर रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं है कमल, है ना। जो मैंने एलिजिबिलिटी बताई है यहां पर, ये एलिजिबिलिटी है सिर्फ जो मैंने आपको बताई है यहां पर कि भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भी जन्म से होना जरूरी नहीं, 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, है ना। किसी राज्य का गवर्नर होना आवश्यक बिल्कुल नहीं है, ठीक, क्लियर। आप ये बताओ, एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने थे, वो क्या कहीं गवर्नर थे? कोई उनका पॉलिटिकल लिंक था? कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं था, नहीं था ना, बताओ। क्या एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब राष्ट्रपति बने थे वो किसी राज्य के गवर्नर थे या उनका कोई पॉलिटिकल लिंक था? नहीं था, बिल्कुल वो अराजनीतिक थे, अपॉलिटिकल थे वो। सोनू थोड़ा सा पेशेंस रखो बाबू, अभी आर्टिकल 61 पर पहुंचे हैं, या तुमको अगर महाभियोग ही पढ़ना है तो पहले हम महाभियोग पढ़ा देते हैं, फिर तुम निकल जाना। अभी मैंने बोला है आप लोगों के अंदर इतनी मतलब वो क्यों है, इतना मतलब धैर्यवान क्यों नहीं है आप लोग? बिल्कुल भी पेशेंस नाम का चीज नहीं है तुम लोगों में। मतलब हमेशा तुम लोग चाहते हो ना कि मतलब डांट सुने हम जानबूझ के। बिल्कुल बना जा सकता है अनलिमिटेड टाइम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। प्रेसिडेंट को 5 लाख रुपए, 5 लाख प्रति माह वेतन दिया जाएगा। अब देखना एक पूछेगा सवाल इसमें से पक्का कोई ना कोई, सर प्रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? सर बताइएगा। मैंने बता दिया ना, पहले ये सब सवाल पूछेगा, सर प्रेसिडेंट को भी टैक्स देना पड़ता है? अरे नहीं देना पड़ता है ना, ठीक है। सर इट इज नेसेसरी फॉर पीएम टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा देन ओनली ही विल पीएम। देखिए ममता एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या होता है, if you want to become a prime minister, if you are not a member of either house of parliament, you can be appointed as prime minister, but there is a condition. on जिस दिन आप प्रेसिडेंट, जिस दिन आपको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, on the day you are appointed as prime minister, from that day within 6 months यू हैव टू बिकम मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि जिस दिन से आपको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, उस दिन के 6 महीने के अंदर, यानी कि 6 मंथ के अंदर आपको या तो लोकसभा का या फिर राज्यसभा का, दोनों में से किसी का मेंबर होना पड़ेगा। मान लीजिए मैं, इफ आई वांट टू बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट मी
एज ए प्राइम मिनिस्टर। अगर मैं लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं हूं फिर भी, बट कंडीशन यह है कि जिस दिन मुझे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया उस दिन के 6 मंथ के अंदर अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर विद इन 6 मंथ ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, if it is not possible within 6 months, then I have to resign from the post of prime minister. Is it clear? Now, चुनाव डेफिनेटली लड़ सकता है ना, बिल्कुल चुनाव लड़ सकता है। अगर किसी की जमानत जब्त हो जाए तो चुनाव लड़ेगा, वो क्यों नहीं लड़ेगा? ठीक है ना, याद रखिएगा, salary of president is 5 lakh per month. Salary of president is 5 lakh per month, and salary of president is salary and pension. Salary and pension of president is charged expenditure. It charged expenditure. Salary and pension of president is charged expenditure on कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हिंदी में लिख लीजिएगा, ऑन कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हिंदी में लिख लीजिएगा कि राष्ट्रपति के वेतन एवं पेंशन, राष्ट्रपति का वेतन एवं पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होती है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होती है। आप याद रखिएगा, भारत सरकार का एक पर्स होता है, एक मतलब फंड होता है जिसे कहते हैं भारत की संचित निधि, जिसका गठन आर्टिकल 266 क्लाउज 1 के तहत होता है, यानी जिसकी स्थापना संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 266 क्लाउज 1, उसके तहत उसका स्थापना होता है भारत की संचित निधि का। और भारत सरकार के जितने भी इनकम होते हैं, जितने भी खर्च होते हैं, वो उसी पर्टिकुलर उसी फंड से होते हैं। किसी को वेतन देना है, कहीं एम्स बनाना है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कहीं एयरपोर्ट बनाना है, कुछ भी खर्च होगा वो कहां से होगा, कोई स्कीम में पैसा देना, सब वहीं से होगा। और उस पैसे को निकालने के लिए वहां से जब पैसा खर्चा करते हैं, ठीक है, यार अमन, क्या तुम बोलना क्या चाह रहे हो? यूपी प्रेसिडेंट राज्यसभा का स्पीकर होता, उपराष्ट्रपति। यार तुमने मतलब ऐसा भाषा लिखा है ना सर, उप प्रेसिडेंट, या तो उपराष्ट्रपति लिख लो या वाइस प्रेसिडेंट। सर उप प्रेसिडेंट राज्यसभा का स्पीकर होते हैं। देखिए, जो राज्यसभा के प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको स्पीकर नहीं कहते हैं। सबसे पहले राज्यसभा के प्रेजाइडिंग ऑफिसर को चेयरमैन बोलते हैं, या उनको बोलते हैं हम लोग क्या, सभापति, राज्यसभा के सभापति हिंदी में। ठीक है, क्लियर? हाँ, ये बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। राणा वसुदेव, मतलब क्या ही कहें तुम्हें हम, है ना, क्या मतलब है, कितने में मिलती है उनको, है ना? वो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा, है ना? ठीक है, ओके। तो याद रखिएगा, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत की संचित निधि है, भारत की संचित निधि में पैसा कहां से आता है? जो गवर्नमेंट टैक्स वगैरह कलेक्ट करती है, आप रेलवे का से पैसा कमाती है, अलग अलग टैक्सेस से पैसा कमाती है सरकार, सरकार के अलग अलग बिजनेस है वहां से पैसा कमाती है। ठीक, कॉर्पोरेट टैक्स है, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस से वहां पर पैसा आता है और उस पैसे को सरकार खर्च करती है अलग अलग उसमें। तो वहां पर जो भारत की संचित निधि से पैसा खर्च करने के लिए एक बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में, जिसे अप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं या विनियोग विधेयक कहते हैं। विदाउट अप्रोप्रिएशन बिल, यानी कि बिना अप्रोप्रिएशन बिल लाए पार्लियामेंट उससे एक भी पैसा नहीं निकाल सकती। अप्रोप्रिएशन बिल भी एक प्रकार का धन विधेयक, एक प्रकार का मनी बिल है। और याद रखिएगा कि उस अप्रोप्रिएशन बिल पर क्या होती है, वोटिंग होती है पार्लियामेंट में, तब जाकर वो पैसा खर्च होता है। लेकिन जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, यार तुम लोगों का ना, मुझे लगता है सही में मैंने गलती कर दी है आप लोगों का कमेंट ऑन करवा करके। अब मुझे यही करना पड़ेगा कि मैं डेली कमेंट ऑफ करूंगा, लास्ट में मैं बस 5 मिनट आपका क्या करूंगा, कमेंट ऑन करवाऊंगा। मुझे अब ऐसा करना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, क्योंकि यहां पर कुछ बच्चे ऐसे हैं, खास करके एनडीए के जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, वो बस पढ़ने के अलावा वो बस अपने कमेंट करते रहते हैं। तो कल से अब आपका जो होगा, सर लास्ट में सिर्फ मैं 5 मिनट के लिए कमेंट ऑन करवाऊंगा, बाकी आपसे कल से आपका जो कमेंट है ना वो ऑफ रहेगा। ठीक है,
तो लास्ट के 5 मिनट में जो भी पूरे क्लास के डाउट होंगे वो मैं आपका लिया करूंगा, ठीक है। आप लोग जो भी डाउट है पूरा करके रखना, और लास्ट का जो 5 मिनट है उसमें आप अपने डाउट पूछना। क्योंकि लाता कौन है, तो लाता लोकसभा है अप्रोप्रिएशन बिल को। सर गवर्नमेंट प्रेसिडेंट से ज्यादा सैलरी किसी को नहीं देती, नहीं देती है, ठीक। लास्ट का हिंदी आप लिखिएगा, राष्ट्रपति का वेतन और जो पेंशन होता है, राष्ट्रपति का वेतन और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। भारित व्यय का मतलब क्या होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट इस प्रकार के खर्चे पर, जो भी भारत की संचित निधि पर चार्ज एक्सपेंडिचर है, जो कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है, उस पर पार्लियामेंट क्या करती है, किसी प्रकार का कोई वोटिंग नहीं कर सकती है। यानी कि विदाउट वोटिंग ऑफ पार्लियामेंट, बिना पार्लियामेंट के वोटिंग के वहां से पैसे खर्च किए जा सकते हैं, ठीक है। किससे, भारत की संचित निधि से, जो चार्ज एक्सपेंडिचर होगा, जो भारित व्यय होगा। और भारित व्यय का मतलब है कि वो क्या होता है, वो हमारे संविधान के अंदर हमारा जो बजट आता है, जो बजट लाया जाता है, उस बजट में उसे सेपरेटली दिखाया जाता है, अलग से दिखाया जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, प्रेसिडेंट की सैलरी, प्रेसिडेंट की सैलरी उनके टर्म के दौरान, उनके टर्म के दौरान ना तो कम की जाएगी और ना ही काटी जाएगी, ना तो कम की जाएगी और ना ही काटी जाएगी। यानी जो सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टर्म, है ना। यानी कि राष्ट्रपति की जो सैलरी है ना तो उसके पैसे को क्या कर सकते, ना तो इनकी सैलरी आप कम कर सकते हैं इनके टर्म के दौरान, इनके कार्यकाल के दौरान, और ना ही उनके सैलरी को क्या कर सकते हैं, आप काट सकते हैं उनके कार्यकाल के दौरान, है ना। ये चीज भी आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 बात करता है किसकी, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का शपथ। और जब राष्ट्रपति के शपथ की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का शपथ किसके द्वारा दिया जाता है, एडमिनिस्टर्ड बाय, राष्ट्रपति को जो उनके पद की शपथ कौन दिलाता है, एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि इनको, इनके पद की शपथ कौन दिलाते हैं, वो कौन दिलाते हैं, तो वो याद रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, है ना। इस चीज को आप याद रखेंगे। अक्षय इंदौर जी बिल्कुल नहीं, मैंने इसलिए जिस समय लिखा उसी समय मैंने बताया आपको, अगर आपने सुना होगा तो नहीं होता है ना, उन पर कोई ऐसा कर नहीं होता, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं तो याद रखिएगा, अगर सीजेआई नहीं रहे, याद रखिएगा, इन अब्सेंस ऑफ सीजेआई, इन अब्सेंस ऑफ सीजेआई, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं, है ना। इस चीज को आप याद रखेंगे। इंक्रीज होती है, कम नहीं होती है ना, रिड्यूस नहीं होती है। अब तक मैंने वहां पर कहीं लिखा है कि इंक्रीज नहीं हो सकती है, नहीं लिखा है ना। वहां पर मैंने क्या लिखा है कि ना तो कम की जाएगी और ना ही काटी जाएगी। तो इसका मतलब क्या, इंक्रीज होगा, सिंपल है। सीजेआई का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सौम्य मिश्रा जी। कभी कभी अखबार, न्यूज़पेपर ये सब भी पढ़ लिया करिए, रील्स देखने के अलावा, फेसबुक और जो इंस्टाग्राम है इसको चलाने के अलावा कभी ना अखबार वगैरह भी पढ़ लिया करो। कभी राज्यसभा के जो संसद टीवी पर जो डिबेट्स आते हैं उसे भी देख लिया करो। इफ यू वांट टू, अगर आपने सीरियस है एग्जाम के प्रति, जस्ट चिल करने के लिए अगर आपको देना है, लोगों को दिखाने के लिए देना है पेपर, हाँ हमने एनडीए का पेपर दिया है, फिर तो ठीक है, दो। हाँ, लेकिन अगर आप सीरियस है ना, तो रील्स और ये फेसबुक, इंस्टा ये सब चलाने के अलावा ना थोड़ा ये सब भी देख लिया करो। तो ये पूछने की जरूरत नहीं होती तुम्हें कि सीजेआई क्या है। तो वो पद की शपथ नहीं लेंगे सौरभ जी, क्योंकि वो प्रेसिडेंट का जो पद है ना, वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट की कैपेसिटी से होल्ड कर रहे हैं।
वो चुनाव जीत करके प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, इसको वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, टेम्पररी प्रेसिडेंट है ना। क्लियर, आया समझ में? ठीक है सौरभ भाई, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोलूंगा सोम, जो भी बोलूंगा बुरा लगेगा, मेरी बात हर किसी को लग चुभती होगी कि अरे सर ना हमेशा मतलब डांटते रहते हैं, है ना, सर हमेशा ना क्या करते हैं, सुनाते रहते हैं, डांटते रहते हैं। ये तुम्हारी अच्छाई के लिए डांटता हूं, है ना, कुछ तो सुधार करो। लास्ट में मैंने लिखा है जो राष्ट्रपति का शपथ है वो कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो कौन, सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो दिलाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद देखो अगला जो हमारा प्रोसेस होगा, कल हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 61 इंपीचमेंट, कल पढ़ेंगे आर्टिकल 62, और फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। जो चलिए हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं, है ना, आर्टिकल 61 के बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है सर, हमें कितने भाग पढ़ना है पॉलिटी में? लगभग 6.5 पढ़ने हैं सौरभ जी। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर ना अभी रहने देते हैं, आप कल ही करते हैं इसको, है ना, क्योंकि ये स्टार्ट होगा, कुछ होगा नहीं इसमें, हो नहीं पाएगा कुछ भी। सर सीजीआई वर्क एज प्रेसिडेंट देन हु वर्क एज सीजीआई, उस समय जो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ना, जो भी सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं, वो एक तरह से उनकी तरह काम करते हैं, है ना। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल सैलरी मिलती है, प्रेसिडेंट वाली सैलरी मिलती है। ये सब कंडीशन कल बात करेंगे, कल बात करेंगे, है ना। आर्टिकल 62 में ये सब बताएंगे आपको कल की क्लास में। नहीं बिल्कुल नहीं उमंग, ये सब जवाब जो है ना आपको कल मिलेगा, सारे सवालों का जवाब आपको। ठीक है, क्लियर है? नहीं बिल्कुल नहीं, वो भाई हिस्ट्री का पार्ट है, इतना तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में, है ना। नहीं उस समय इनकी सैलरी पर कोई प्रभाव नहीं होता है अक्षय जी, है ना। सर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट रूल किस स्टेट में कितनी बार लगा है वो भी बिल्कुल बताएंगे, जब हम प्रेसिडेंट रूल पे आएंगे तब बताएंगे ना। अभी बताओ प्रेसिडेंट रूल पढ़ रहे हैं क्या, नहीं पढ़ रहे हैं? जब पढ़ेंगे बात करेंगे वहां पर। तुम लोग ना थोड़ा पेशेंस रखा करो, हर चीज बताएंगे, है ना, हर चीज बताएंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखा करो। ये टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है केजीएस डिफेंस का, एक बार ना शेयर कर दीजिएगा इस बच्चे के साथ। ठीक है, ठीक है, केजीएस डिफेंस आप सर्च करेंगे ममता, केजीएस डिफेंस, है ना, तो आपका मिल जाएगा। केजीएस डिफेंस ग्रुप है, आप उसे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर आपसे। नहीं वोट नहीं करते हैं श्वेता, कितनी डिटेल में बताया है। प्रेजेंट में सीजीआई कौन है शुभम, शर्म कर लो यार ये सवाल पूछने से पहले। डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है, मतलब शर्म आनी चाहिए आपको अगर आप ऐसा सवाल पूछते हैं तो। करंट अफेयर्स में पढ़ो, ठीक है ना। सर प्रेजेंट में सीजीआई कौन है, हे भगवान, करंट बिल्कुल नहीं पढ़ते हो? हाँ वो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, पंचवर्षीय योजना, है ना, 5 ईयर प्लान। नहीं पढ़ते हैं तो पढ़िए, ठीक है। हाँ मुझे भी लगता है ये सब ना कुछ ज्यादा ही हो रहता है, थोड़े इमैच्योर है ना, क्या ही करेंगे। ओके चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।